बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं 23 मार्च 1940 से। 1940 में जब मिंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तंजीमी साथियों से ये कहा और तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लोगों को जगाना है, हमें लोगों के अंदर एक तहरीक पैदा करनी है, लोगों को बेदार करना है, और उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे। लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, छपवानी पड़ेंगी, भिजवानी पड़ेगी। वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और उस दौर में ये बहुत मुश्किल था। इसके लिए फंड्स चाहिए थे, पैसा चाहिए था, एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि उसके लिए जो तहरीक के जितने साथी हैं वो फंड्स जमा करवाएं। और लोगों ने उठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, उनको चंदा देना शुरू कर दिया और चंदा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लोग चंदा जमा करवाते और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते। उस वक्त वहाँ जितने शुरका मौजूद थे, जो पहली सफ थी उसके पीछे एक कुर्सी के ऊपर से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हो गया। उसने सर के ऊपर लुंगी सजाई हुई थी और देखने में वो बड़ा वजी था, बहुत खूबसूरत था। उस नौजवान ने खड़े होकर बड़ी रोबदाब आवाज़ के अंदर उसने कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया उतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उनके अलावा वहाँ जो बाकी लोग मौजूद थे, सारे शुरका, वो हैरतज़दा हुए, वो दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन है नौजवान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये सवाल नवाब मुमताज़ दौलताना से पूछा कि ये नौजवान कौन है जिसने इतना बड़ा फंड दिया है हमारी तहरीक को। तो दौलताना साहब ने कहा यह मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ काला बाग है। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब मुमताज़ दौलताना से कहा कि आप मेरे साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इनको ऑनर के तौर पे, इज़्ज़त के तौर पे अपने साथ बिठाऊं, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाबों की पहचान जो है वो उनकी जागीरें होती हैं, उनकी सल्तनत होती है, वहाँ पे उनका कंट्रोल होता है। ये इज्जत नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी कि वो बहुत ज्यादा पैसा था, वो इसलिए दी कि वो ज्यादा डोनेट कर रहे थे, ज्यादा हिस्सा ले रहे थे आजादी की तहरीक में, और उस वक्त वो बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कहां कब बिठाना है। तो अमूमन ये समझा जाता है कि जो नवाब लोग होते हैं उनकी पहचान उनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, उनकी पहचान उनकी दौलत, उनका कंट्रोल, उनका दबदबा और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, वहाँ पे रहने वाले मज़ारे और लोगों के झुके हुए सर, ये चीज़ें उनकी पहचान होती। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जो अमीर मोहम्मद खान, उनकी ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके उसूल थे। मलक अमीर मोहम्मद खान सॉल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरिया सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहां से दरिया सिंध जो है वो एक इस मोड़ के साथ गुजरता है और वहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं, वही वो साइट है। नवाब मलक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए थे। अब जरा कालाबाग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कालाबाग है क्या, इसका नाम कालाबाग क्यों है। तो बात यह है कि कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहते हैं और इसकी कहानी जो है वो नवाबों के साथ ही वाबस्ता है। नवाब ऑफ कालाबाग ने बहुत पहले माजी में शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बाग बनाया था और उसमें बरगद के, जिसको पंजाबी में आप बोर्ड कहते हैं, उसके बहुत सारे ऑक ट्रीज भी कहते हैं, वो बहुत सारे दरख्त उसके अंदर लगाए। वो दरख्त बहुत बड़े बड़े और घने हो गए। वो दरख्त दूर से जब नजर आते थे तो ऐसा लगता था कि काले रंग के हैं। तो वो बाग था दरख्तों का और इसलिए उसको काला बाग, आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर होता गया और उसका नाम पड़ गया काला बाग। उसके बारे में जो है वो एक शायर का शेर भी है और वो वहीं की ज़बान में है, बड़ा खूबसूरत उसने उसको एलेबोरेट किया है। और अगर कभी आप वहाँ जाएँ पहाड़ों से गुजरते हुए, जो नए रोड बने हैं, सी पैक का एक हिस्सा भी वहाँ से गुजर रहा है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे उस शख्स ने इसको लिखा था या ये शेर बोला था कि उत्ते पहाड़ थल्ले पानी, ऐ काला बाग दी निशानी। तो ऐसा ही है जी, ऊपर पहाड़ है, नीचे पानी है और बीच में वो काले दरख्त है और यही एक निशानी है जो काला बाग की दूर से आपको नजर आ जाती है।
नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़े जागीरदारों के अंदर होता था। अच्छा, ये जो लुंगी जो मैंने आपको बताया उन्होंने अपने सर के ऊपर सजाई हुई थी, उनकी दस्तार जो रवायती है, ये नवाब साहब के हमेशा साथ रही। जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो तब उनको मुखालफत का सामना भी करना पड़ा, और कुछ तो लोग ये कहते हैं या कुछ इस तरह की बातें मशहूर हैं कि उनको बहुत जुर्माना देना पड़ा बार बार ये दस्तार पहनने की वजह से, लेकिन उन्होंने जुर्माना दिया और उन्होंने तनकीद को अपने ऊपर दिया, लेकिन अपनी दस्तार को नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने सर के साथ जोड़ के रखा। तो ये उनके उसूल थे। नवाब साहब जो हैं, उनका जो असल पॉलिटिकल करियर है, जहां से उनकी पहचान बनती है, वो मामला शुरू होता है 1956 में। 1956 में नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान ने इलेक्शन लड़ा मगरबी पाकिस्तान की एक सूबाई असम्बली का, कामयाब हो गए, असम्बली में पहुंच गए। मगरबी पाकिस्तान के उस वक्त वज़ीर आला जो बने थे उनका नाम था नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूट। मलिक अमीर मोहम्मद खान के अलावा ये वज़ीर आला किसी को नहीं मिलते थे, बल्कि मिलना गवारा ही नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन नवाब साहब ने इनकार कर दिया। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से उन्हें वज़ारत की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने इन तारीखी जुमलों के साथ रद्द किया था। अब ज़रा आप उनकी मेंटेलिटी को समझें कि वो किस तरह के इंसान थे। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि टके टके के मेंबरान के सवालों के जवाब दूं और बात बात पर जनाबे स्पीकर की गर्दान करूं। वो किसी को यस बॉस नहीं कह सकते थे, किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, और किसी को जनाब कहकर मुखातिब नहीं करते थे। ये उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर अयूब खान साहब ने निज़ाम हुकूमत की भागदौड़ संभाली कुछ अरसे के बाद, तो जनरल अयूब खान ने नवाब साहब की तमाम शराइत तस्लीम की। उनको पता चला एक शानदार आदमी है, बाहर से पढ़ा हुआ है, चीज़ों को बहुत अच्छा जानता है, काबिल आदमी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो उन्होंने तमाम शराइत मान ली। यानी आप किसी को जवाब दे नहीं होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, और आप खुद मुख्तार होंगे। तो इस पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का, क्योंकि ये दो हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान एक मगरबी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है पूरा, उन्हें मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा दिया गया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अब वो किसी को जवाबदेह नहीं थे, लेकिन सब उनके सामने जवाबदेह थे। अब जरा तर्ज हुक्मरानी पे आ जाएं। नवाब अमीर मोहम्मद खान के तर्ज हुक्मरानी, उनके किरदार को आपके सामने पेश करने की सबसे बड़ी वजह है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वो नवाब साहब थे, मैं इसलिए, बेशुमार और नवाब हैं, उन पे बात क्यों नहीं कर रहे, हम उन पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जो तर्ज हुक्मरानी उनका था वो एक मिसाल है, अगर कोई दोबारा उसको फॉलो करे तो। नवाब साहब की उस दौर की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए एक मिसाल बन गई। आज भी आम आदमी उनके तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देता है। यानी लोग कहते हैं कि ये चीज़ महंगी होगी, वो महंगी होगी, आज नवाब अमीर खान होता तो ऐसा ना होता। लोग ऐसी मिसालें देते हैं, गांव देहातों में आज भी कहते हैं। उन जैसी इक़्तिदार की ताकत ना पहले कभी किसी ने इस्तेमाल की और ना उनके बाद कोई ऐसी हिम्मत कर सका। मनसब पर फायज होने के बाद उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि उनके अपने ख़ानदान का कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं होगा, और ये वाहिद गवर्नर है। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ। ये एक ही गवर्नर है जिसके घर का कोई शख्स गवर्नर हाउस में दाखिल करने से उन्होंने मना कर दिया था। पाबंदी लगाई थी कि अपनी अपनी जगहों पे रहो, गवर्नर हाउस से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज जो गवर्नर बनता है उसके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन गवर्नर हाउस की इमारत है। वो अपने सारे कुंबे को इकट्ठा करता है और वहां पे रखता है। एक दफ़ा सफ़र पर जाने लगे तो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि उनका एक बेटा उनके साथ गाड़ी में, उसको बैठना पड़ गया। तो बेटा जब गाड़ी में पीछे उनके साथ बैठने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं, ये जगह जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी की है, तुम ड्राइवर के साथ आगे बैठो, और बेटे को आगे बिठाया। वो जब एक और बड़ी अहम चीज़ है, जब वो अहम तैनाती के लिए इंटरव्यू करते अफसरों का, तो ख़ानदानी पस मंज़र तक पता करते कि इसका बाप कौन था, दादा कौन था, माँ कौन है, ये किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और कई पुश्तों के बारे में बाद औक़ात आगाही हासिल करते थे। उनसे सवाल किया गया कि इतनी एहतियात क्यों नवाब साहब? तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते हुए भी शजरा देखते हैं, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। इतने मोहतात थे। हुक्मरानी का उनका यह आलम था कि उनके दौर में लाहौर में एक 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। ये बड़ा अहम वाक़या, गौर से सुनिएगा। 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने SSP को बुलाकर 24 घंटे की डेडलाइन दी कि बच्चा ढूंढ के लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब होना चाहिए। लेकिन पुलिस नाकाम हो गई। नवाब साहब ने अगले दिन ASP, SP और SSP तीनों के बेटे उठवाए और उठवा के कालाबाग भिजवा दिए, और यह ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिलेगा तब तक
ان افسران کے بچے بھی ان کے گھر نہیں آئیں گے, یہ کالا باغ میں ہی رہیں گے. اور پھر یہ فارمولا کام کیا, یہ نسخہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور پولیس نے اسی دن وہ بچہ بازیاب کروا لیا. یہ تھا فارمولا اور یہ وجہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گا اور سب مجھے جواب دہ ہوں گے. تو اس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے دور میں کیا. وہ مغربی پاکستان کے حالات سے مکمل معلومات چاہتے تھے, ڈائریکٹ ان کے پاس میلز آتی تھی, خود کھولتے تھے, خود احکامات جاری کرتے تھے, خود ہی پیش رفت سے آگاہ رہتے تھے. تو بہت ایکٹیو آدمی تھے, بہت زیادہ کام کرتے تھے. جب جنگ ہوئی 1965 میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ, تو اس وقت کے کچھ بڑے واقعات ہیں جو ملک امیر محمد خان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں. ایک تو واقعہ یہ ہے کہ نواب صاحب نے تاجروں کو طلب کیا اور ان کو کہہ دیا کہ جنگ کا دور ہے, وہاں جنگ چل رہی ہے. میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس بیچ میں کسی نے اگر ذخیرہ اندوزی کی یا کسی نے اگر سامان کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور ذخیرہ کیا ہوا سامان میں تقسیم کر دوں گا پبلک میں, اور دکان کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دوں گا, پھر نہیں کھلنے دوں گا. جنگ کے دوران انہیں خبر ملی کہ ایک تاجر نے جو ہے وہ گندم فروخت کر رہا ہے زیادہ پیسوں پہ, وہ بغیر سیکورٹی کے وہاں اس کے پاس پہنچ گئے. تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے. میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر لے آؤ, ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد کرے گی. اور اس کے بعد کبھی بھی پورے مغربی پاکستان سے ان کے دور میں کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی کہ کوئی شخص کسی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ رہا ہے یا اس کو ذخیرہ کر رہا ہے. جنگ کے دوران ایک دن ایک جنرل صاحب تھے آرمی کے, وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جنگ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے. انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک جگہ پہ فوجی اکٹھے ہیں اور کچھ سویلین ان کے پاس موجود ہیں. انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروایا اور اس جگہ پہ پہنچے. وہاں گئے تو دیکھا وہاں پہ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان وہ موجود ہیں اور فوجیوں کے اندر بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں. نواب صاحب جو ہیں وہ سوجی کے, السی کے اور دیسی گھی کے بنے ہوئے یہ بسکٹ اپنے گھر سے بنوا کر لائے تھے فوجیوں کے لیے. جنرل شیر علی تھے وہ. انہوں نے یہ دیکھ کر نواب صاحب سے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو بارڈر کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں جنگ کے دوران, اور فوجیوں کے بیچ میں آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک بیٹا ہوں. نواب صاحب ایک مثال بنتے چلے جا رہے تھے, وہ مشہور ہوتے چلے جا رہے تھے, لوگ ان کی مثالیں دینے لگے تھے اور ان کے طرز حکمرانی سے خوش تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو سیاسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ایوب خان کے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات شروع ہو گئے اور وہ 1963 میں جماعت اسلامی کا ایک کارکن فائرنگ ہو گئی جلسے میں, وہاں پہ مارا گیا. تو اس پہ انہوں نے ایک جماعت اسلامی کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا مودودی تھے اس وقت کہ یہ میرا طریقہ کار نہیں ہے, آپ اس بات کو جانتے ہیں, یہ جو نئے سیاستدان آ رہے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو اشارہ جو ہے وہ تقریباً ایوب خان اور ان کے نئے ساتھیوں کی طرف تھا. نواب صاحب اور صدر ایوب کے درمیان ایک جو وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ صدر ایوب کے بیٹے گھور ایوب وہ کچھ کاروبار بھی ایسا کرتے تھے اور سیاسی معاملات کے اندر قانون کے مطابق ان کے معاملات نہیں تھے گھور ایوب کے, سیاست کے بھی اور کچھ چیزوں میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کاروبار کے بھی. اور انہوں نے گھور ایوب صاحب کے سیاسی اور غیر سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایوب خان صاحب سے بات کی تو ایوب خان صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ میری اولاد کو کیا پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اور اس طرح وہاں پہ تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد کراچی میں ایک الیکشن ہوا ضمنی, اس الیکشن میں ایوب خان کا امیدوار کوئی اور تھا حبیب اللہ, اور نواب صاحب کے جو امیدوار تھے میر غوث بخش بزنجو, آپ سب جانتے ہیں بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے, وہ نواب صاحب کے امیدوار تھے. انہوں نے ان کی حمایت کی. انتخابات میں نواب صاحب کا امیدوار جیت گیا. دوریاں بڑھتی گئیں, آخرکار نواب صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ استعفیٰ ایک عام آدمی کے اوپر اس وقت بجلی بن کر گرا. ایک عام آدمی کو یہ لگا اس کے اوپر سے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے وہ ہٹ گئی ہے, ایک تحفظ تھا جو ختم ہو گیا ہے. یعنی تاجر ان کو لوٹ نہیں سکتا تھا, پولیس ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی تھی, ان کے بچے اور عزتیں محفوظ تھیں. تو پنجاب کے اندر ایک تگڑا ایڈمنسٹریٹر تھا جس نے گورننس کے ساتھ مثال قائم کی, وہ اب لوگ اس سے محروم ہو گئے تھے. نواب صاحب جو ہیں وہ اپنی طبعی موت نہیں مرے, نواب صاحب کا قتل ہوا تھا اور اس حوالے سے بہت ساری کہانیاں, بہت ساری چیزیں مشہور ہیں. لیکن اس بارے میں جو نواب صاحب کا ایک ذاتی ملازم ہے خدا بخش, وہ کچھ اس کی بتائی ہوئی بات کو سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا, دیگر لوگوں نے بھی لکھا. انہوں نے لکھا کہ بورڈ والا جو بنگلہ تھا نواب صاحب کا وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے خاندان میں کچھ تلخی چل رہی تھی.
इस बंगले में दुनिया भर के और पाकिस्तान के तमाम लीडर्स तकरीबन आ चुके थे और तमाम को नवाब साहब वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल कर चुके थे। यानी पूरी दुनिया से, मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ब्रिटन्स, सारे वहाँ पे आते थे। पाकिस्तानी बड़े बड़े लोग, भुट्टो साहब, अयूब खान, ये सब वहाँ पे गए थे। तो 26 नवंबर 1977 को जो उनके मुलाजिम के बकौल कि जब वो कुछ ट्रे के अंदर रवायती खाने पीने की चीज़ें, बादाम, गाजरें, ये रख कर गया और फिर उसको कुछ शोर की आवाज़ आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि नवाब साहब के 2 बेटे कमरे में मौजूद हैं, फायरिंग भी हुई थी और नवाब साहब का इंतकाल हो गया। ये एक ख़ानदानी चपकलिश थी, एक ख़ानदानी लड़ाई थी और वक्ती तौर पे वो इतनी बढ़ गई कि उसकी वजह से नवाब साहब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बहुत कीमती आदमी था। नवाब साहब को लोग आज भी याद करते हैं और एक ख़ानदानी लड़ाई के नतीजे में जब इनका इंतकाल हो गया, ये इस दुनिया से चले गए, कत्ल हो गए, तो आज तक ये मामला भी हल नहीं हुआ, ये मामला वहीं पे दब गया। लेकिन एक बात पक्की है कि वो एक आदमी था जिसकी वजह से आज भी वो ख़ानदान मशहूर है। कालाबाग नवाब ऑफ कालाबाग की वजह से मशहूर है और नवाब ऑफ कालाबाग का दर्जा मलक अमीर मोहम्मद खान की वजह से मशहूर है। और मलक अमीर मोहम्मद खान अपनी जागीर की वजह से नहीं, अपनी गवर्नेंस की वजह से मशहूर है। उसने लोगों को वो दिया जो लोग एक हुक्मरान से चाहते हैं। और आज भी उनके ख़ानदान में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नवाब हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, लेकिन एक भी वैसा नाम पैदा नहीं कर पाया जो मलक अमीर मोहम्मद खान का था। लोग उसे याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।